वास्तव में सिकंदर ने पोरस को पराजित नहीं किया था। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध में ही सिकंदर को इतना नुकसान हुआ था कि सिकंदर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। भारत में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर ने अपने आक्रमण के दौरान भारत में झेलम तथा चिनाब नदी के बीच के राजा पोरस को झेलम की लड़ाई में पराजित किया था। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इसमें ये झेलम नदी है, यहाँ सिकंदर की सेना पहुंच गई। ये जगह पाकिस्तान के हरनपुर नामक स्थान पर थी और झेलम नदी के इस तरफ पोरस की पूरी सेना खड़ी हुई थी। कहते हैं उस समय झेलम नदी में बहुत सारी बाढ़ आई हुई थी, इसलिए सिकंदर की सेना नदी पार नहीं कर पा रही थी। तो सिकंदर की सेना ने आसपास के गांव से खूब सारी खाने पीने की सामग्री यहाँ शिविर में इकट्ठी करनी शुरू की, ताकि पोरस को ऐसा लगे कि सिकंदर की योजना लंबे समय तक यहाँ रुकने की है और सिकंदर तभी आक्रमण करेगा जब नदी का बहाव कम हो जाएगा। और फिर सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के आगे पीछे सर्चिंग करो और किसी ऐसे स्थान का पता लगाओ जहां से नदी को पार किया जा सके। कई महीनों की मशक्कत के बाद इस स्थान से लगभग 17 मील दूर पाकिस्तान के जलालपुर नामक स्थान पर एक ऐसी जगह का पता लगा जहां झेलम नदी के बीचों बीच एक टापू था। यूनानी विद्वानों ने इस स्थान का नाम कंधारकस नाला बताया है और यहाँ चूंकि बीच में टापू था तो नदी सक्रिय हो गई थी और इस स्थान से नदी को पार किया जा सकता था। सिकंदर ने एक रात में अपने यहाँ सैन्य शिविर में नाच गाना प्रारंभ करवा दिया ताकि पोरस को ऐसा लगे कि यूनानी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और 1100 सैनिकों को लेकर के सिकंदर इस स्थान पर पहुंच गया और यहाँ सिकंदर ने अपने सैनिकों को उतरने के लिए कहा, लेकिन सिकंदर के सैनिक नदी में बहाव के कारण उतरने के लिए तैयार नहीं थे। सिकंदर सबसे पहले अपना घोड़ा लेकर के नदी में उतरा। सिकंदर का अनुकरण उसके सैनिकों ने भी किया और नाव की सहायता से घोड़ों को नाव में बैठा करके सैनिक भी नाव में बैठे हुए थे। किसी तरीके से सिकंदर ने इस जगह से नदी को पार कर लिया। जानकारी पहुंची पोरस के पास। पोरस अपनी पूरी सेना लेकर के इस मैदान में जा पहुंचा। इस जगह का नाम था कारी का मैदान। तो कारी के मैदान में सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को खड़ा कर दिया। पोरस की कुछ सेना यहाँ पे छोड़ी गई क्योंकि अभी भी सिकंदर की सेना इस तरफ क्रेटरस के नेतृत्व में थी, वो नदी पार ना करने पाए। तो पोरस ने अपनी कुछ सेना यहाँ पर छोड़ दी और बाकी सेना पोरस ने इस तरीके से खड़ी की। सबसे पहले पोरस ने हाथियों को खड़ा किया और हाथियों में ही जो सबसे ऊंचा हाथी था उसमें पोरस स्वयं बैठा। हाथियों के बगल में पीछे की ओर पोरस ने रथ खड़े किए, इस तरफ भी पोरस ने रथ खड़े किए। रथ के पीछे पोरस ने घुड़सवार सेना खड़ी की दोनों तरफ और हाथियों के पीछे पोरस ने पैदल सेना खड़ी की। सिकंदर ने अपनी सेना में सबसे पहले घुड़सवारों को ऐसे खड़ा किया। नेतृत्व स्वयं सिकंदर के पास था। ये जो है तीरंदाज घुड़सवार थे, धनुष बाण इनके पास होता था और ये धनुष बाण चलाते थे। और यहाँ पे सिकंदर ने अपनी पैदल सेना खड़ी की। सिकंदर की इस पैदल सेना को फैलेंक्स कहते थे। फैलेंक्स क्या होता था? सैनिकों की एक ऐसी संरचना होती थी जिसमें पैदल सैनिक 16 सामने खड़े होते थे और हर एक के पीछे 16-16 सैनिक खड़े होते थे। कुल मिलाकर के 256 सैनिकों की इस संरचना को फैलेंक्स कहते थे। ये पैदल सैनिक होते थे, पूरी तरीके से कवचधारी होते थे, लोहे का हेलमेट लगाए रहते थे, बाएं कंधे पर ढाल रखे रहते थे और 21 फीट ऊंचा एक सिरसा नामक भाला रखे होते थे। इन सभी सैनिकों के बीच में 3-3 फीट का गैप होता था जब वो आगे बढ़ते थे। और जब शत्रु का अटैक होता था तो सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाते थे। ढाल इतनी बड़ी होती थी कि वो ढाल एक सैनिक को आधा कवर करती थी और उसके पास ही खड़े हुए दूसरे सैनिक को भी आधा कवर करती थी। इस संरचना को क्या कहते थे? फैलेंक्स। तो ये सैन्य संरचना थी दोनों की। अब सबसे पहले सिकंदर ने अपने तीरंदाज घुड़सवारों को रथों और उनके पीछे खड़े पोरस के घुड़सवार सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कहते हैं इससे पोरस की सेना में अफरा तफरी मच गई और पोरस के बहुत सारे सैनिक यहाँ के मर गए। तो पोरस ने यहाँ के सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए यहाँ के घुड़सवारों को यहाँ भेज दिया और इसका लाभ उठाया सिकंदर के एक सेनापति कोएनस ने। उसने अपनी घुड़सवार सेना की सहित यहाँ पर आक्रमण कर दिया। इतने में सिकंदर ने अपने फैलेंक्स सैनिकों को हाथियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा
और ये फैलेंक्स सैनिक 21 फीट लंबा भाला लिए रहते थे, ढाल होती थी इनके पास। इन्होंने पोरस के हाथियों पर आक्रमण किया। यूनानी विद्वानों के अनुसार पोरस के हाथी पीछे की ओर भागे और उन्होंने पोरस की पूरी पैदल सेना को ही कुचल मारा। पोरस ने फिर आदेश दिया अपने रथों को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि नदी की किनारे की जमीन दलदली थी और दलदली जमीन होने के कारण पोरस के रथ आगे नहीं बढ़ पाए थे। फिर पोरस ने अपनी बची कुची पैदल सेना को आदेश दिया कि तुम धनुष बाण का इस्तेमाल करो। यूनानी विद्वानों के अनुसार पोरस के पैदल सेना के पास इतने बड़े बड़े धनुष होते थे कि ये धनुष को जमीन में टिका करके अपने पैर से टेक लगा करके बाण मारते थे, फिर एक गिलास पानी पी करके दूसरा बाण मारते थे। लेकिन जमीन दलदली होने के कारण पैदल सैनिक भी अपने धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं कर पाए। पोरस अंतिम तक लड़ता रहा अपने हाथी पर बैठे हुए, लेकिन फिर पोरस मूर्छित हो गया, हाथी से नीचे गिर गया। पोरस को यूनानी सैनिकों ने बंदी बना लिया और सिकंदर के सामने पेश किया। यूनानी विद्वानों के अनुसार सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने कहा कि ठीक वैसा ही व्यवहार जैसे कि एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए। यूनानी विद्वानों के अनुसार सिकंदर बड़ा खुश हुआ और सिकंदर ने पोरस के कॉन्फिडेंस को देखते हुए पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन आधुनिक समय पर बहुत सारे विद्वानों ने सिकंदर की इस विजय पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। प्रश्न चिन्ह क्यों लगाए गए हैं अच्छे से समझिएगा। उसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, यूनानी विद्वानों के विवरण से ही केवल हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। भारत के किसी भी स्रोत से सिकंदर के विजय की जानकारी नहीं मिलती है। तो आप कैसे स्वीकार कर सकते हो कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? और यदि मान भी लिया जाए कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर को डायरी लिखने का बड़ा शौक था और उसने अपनी डायरी में लिखा था पोरस से लड़ाई से पहले कि आज मेरा मुकाबला जंगली जंतुओं और असाधारण पौरुष से है। वह दिन आ ही गया जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा था। तो कुल मिलाकर के सिकंदर अपनी डायरी में लिख रहा है कि आज मेरा मुकाबला बड़ा भयंकर है। सिकंदर डर रहा है। ऐसा तभी होता है जब आप युद्ध हार रहे होते हैं। फिर यूनानी इतिहासकार ये लिखते हैं कि पोरस के रथ अच्छे से नहीं काम कर पाए क्योंकि जमीन दलदली थी, और पोरस के तीरंदाज भी अच्छे से काम नहीं कर पाए क्योंकि दलदली जमीन होने की वजह से वो धनुष को जमीन में अच्छे से टिका नहीं पा रहे थे। और दूसरी तरफ ये लिखा जा रहा है कि सिकंदर के घोड़े दौड़ते रहे और पोरस की सेना को मारते रहे। तो जमीन यदि दलदली है, रथ के पहिए धंस गए हैं, पैदल सैनिक अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे संभव होगा कि सिकंदर के घोड़े दौड़ रहे होंगे? फिर यूनानी विद्वानों ने कहा कि जब सिकंदर के पैदल सैनिकों ने हाथियों पर अपने शीर्षा से आक्रमण किया तो हाथियों में भगदड़ मची और भगदड़ में पोरस की सारी पैदल सेना नष्ट हो गई। तो हाथियों के भगदड़ में केवल पोरस के सैनिक ही मारे गए, सिकंदर के सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कि यदि सिकंदर जीतता तो पोरस को पराजित करने के उपरांत उसकी सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से कैसे इनकार कर देती? क्योंकि यूनानी विद्वानों ने लिखा है कि सिकंदर की सेना ने पोरस को पराजित करने के बाद ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। वो कोई छोटे बच्चे थे कि घर की याद आ रही थी। तो ये सभी प्रश्न चिन्ह सिकंदर के विजय पर लगाए गए हैं और इससे ऐसा प्रतीत होता है, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि वास्तव में सिकंदर ने पोरस को पराजित नहीं किया था और पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध में ही सिकंदर को इतना नुकसान हुआ था कि सिकंदर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटते हुए वो इतना घायल हो चुका था कि अपने शहर मैसिडोनिया नहीं लौट पाया, बल्कि 323 ईसा पूर्व में जब वो इराक पहुंचा तो इराक के शहर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई।